हमारे चैनल एजू एनवायर में आपका स्वागत है। मैं जया। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, प्राचीन भारत की सीरीज। प्राचीन भारत की इस सीरीज में अभी तक हमने देख लिया है इतिहास जानने के क्या क्या महत्वपूर्ण स्रोत हैं, और इन स्रोतों के क्रम में हमने अभी देखा था, यानी कि लास्ट डे हमने क्या देखा था, पुरातात्विक स्रोतों को किस प्रकार से मूर्तियां, भवन और सिक्के, मोहरे ये इतिहास के निर्धारण में हमारी मदद करते हैं। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे हम साहित्यिक स्रोतों को, किस प्रकार से ये साहित्यिक स्रोत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, और इतिहास के निर्धारण में भी इनका कितना योगदान है, इसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मूल रूप से दो भागों में विभाजित है। इनमें से प्रथम भाग को हम ब्राह्मण साहित्य के नाम से और द्वितीय भाग को ब्राह्मणेतर साहित्य के नाम से जानते हैं। ये इन ब्राह्मण साहित्यों की रचना या फिर ये ब्राह्मण साहित्य मूल रूप से वैदिक युग से संबंधित है, क्योंकि वेद ही महत्वपूर्ण, इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी ब्राह्मण साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग वेद है। और आपको पता है कि ये वेद 4 प्रकार के हैं, और इन 4 प्रकार के वेद कौन कौन से, ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों से ही जो है मूल रूप से ब्राह्मणों ने अन्य ग्रंथों की रचना की है, जैसे उपनिषद है, आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, वेदांग है, उपनिषद, ये सारे ग्रंथ किसी न किसी तरह से वेद से संबंधित हैं। और ये ग्रंथ मूल रूप से सिर्फ आपको धार्मिक शिक्षा नहीं देते, यानी सिर्फ धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में ही नहीं बताते हैं, बल्कि ये सामाजिक संरचना, किस प्रकार से समाज की व्यवस्था होगी तथा शिक्षा संबंधी क्या नियम होंगे, विवाह संबंधी क्या नियम होंगे, और यहाँ से ही आप जो है वैदिक मैथ की भी जानकारी लेते हैं, यानी कि इसी में ज्योतिष शास्त्र भी है ना, और आयुर्वेद से संबंधित। तो आप वेद से सिर्फ ये अंदाजा मत लगाइए, ये आइडिया मत लीजिएगा कि वेद का अर्थ सिर्फ धार्मिक कर्मकांड है। जैसा कि आप जानते हैं कि सामवेद जो है संगीत से संबंधित वेद है, और यजुर्वेद जो है यज्ञ संबंधी विधियों का ज्ञान करवाता है। तो जो वेद है मूल रूप से ये सिर्फ धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं देते, बल्कि यहाँ से आपको कई प्रकार के चीजों के बारे में जानकारी होती है। और मूल रूप से जो ऋग्वेद है वो ऋचाओं पर आधारित, यानी कि जो ऋग्वेद है वो धार्मिक कर्मकांडों को दर्शाता है। वहां पर कई प्रकार के देवी देवताओं की पूजा से संबंधित नियम दिए हुए हैं, लेकिन बाकी के वेद जो हैं उनमें और भी सारी चीजें दी हुई हैं। तो वेद का अर्थ सिर्फ धार्मिक क्रियाकलाप नहीं है। तो ब्राह्मण साहित्यों से आपको कई प्रकार की जानकारी मिलेगी, लेकिन इनका वर्णन हम, यानी कि इसको डिटेल में हम यहाँ ना पढ़ करके वैदिक युग जब पढ़ेंगे वहां पर हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे कोई चीज मूल रूप में होती है तो फिर उसमें कई प्रकार के, जब उसको बनाने वाले नहीं रहते हैं तो कई प्रकार के इसमें क्या होते हैं, समझ लीजिए कि इसमें कई प्रकार की कुरीतियां शामिल हो जाती हैं, क्योंकि जिन्होंने बनाया है वो तो है नहीं, और जो पढ़ने वाले हैं या फिर जो समझाने वाले हैं वो अपनी तरफ से बहुत सारी चीजों को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो जैसे जैसे वैदिक युग में कुरीतियां शामिल होती गई, कर्मकांड जटिल होते गए, ठीक है, क्योंकि इस समय में वैदिक काल में कहीं पर भी मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं मिलता है। तो बाद के समय में मूर्ति पूजा भी यहाँ पे शुरू हो गई, और कई तरह की कुरीतियां, सती प्रथा जैसी अनेक कुरीतियां जब इसमें शामिल हो गई तो फिर समाज धीरे धीरे विचलित होने लगता है, और उसके बाद कोई ना कोई समाज सुधारक के रूप में समाज सुधारक के रोल में आता है, और फिर वो क्या करता है, वो समाज में फैली कुरीतियों का अंत करता है। तो यहाँ से जब ये खत्म हो गए, यानी कि ब्राह्मण वैदिक काल खत्म हुआ, और उसके बाद नवीन युग का समय आता है, ब्राह्मणेतर साहित्यों की रचना होती है। तो यहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध आए, और भगवान बुद्ध ने अनेक प्रकार की जटिलताओं को, जो धर्म संबंधी जटिलताएं थी, ब्राह्मणों का जो कर्मकांड संबंधी जटिल नियम बना दिए थे, उनको खत्म करके उन्होंने जो पूजा प्रणाली थी उसको, और समाज में जो कुरीतियां थी उनको धीरे धीरे अंत किया। तो उनसे संबंधित जो साहित्य, यानी भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी साहित्य हैं उनकी रचना
जैसे विनय पिटक है, शुद्ध पिटक है, अभिधम्म पिटक है, इस तरह के कई सारे जो है रचनाएं आपको मिलेंगी। इनसे संबंधित कथाएं भी आपको जातक कथाओं में देखने को मिलेगी। तो ये किसका भाग होगा, ये जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब, और इसी प्रकार से जैन साहित्य को भी हम जैन धर्म पढ़ेंगे, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो मूल रूप से हम डिस्कस करेंगे आज लौकिक साहित्य यानी धर्मनिरपेक्ष साहित्यों को, जिसका किसी भी प्रकार से धर्म से संबंध नहीं है। ये लौकिक साहित्य किसी ना किसी प्रकार से राजनीति से, युद्ध से या फिर शासन प्रणाली से संबंधित है। तो ये यहाँ पे लौकिक साहित्य को हम लोग देखेंगे। बाकी विदेशी यात्री जो जिस शासन काल में, जिस राजा के शासन काल में विदेशी यात्री आए हैं, तो जैसे हर्षवर्धन के शासन काल में ह्वेनसांग आया, तो जब हर्षवर्धन का चैप्टर देखेंगे तो वहां पर हम इन चीजों को देखेंगे। फिलहाल आप चलिए और यहाँ पर देखते हैं हम लोग लौकिक साहित्य को। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अष्टाध्यायी को। अष्टाध्यायी जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है और बहुत ही प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी, इसके रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार पाणिनि थे, और पाणिनि ने इस व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। यहाँ से आपको व्याकरण संबंधी नियम के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ग्रंथ हम लोग देखेंगे मुद्रा राक्षस, और यहाँ से तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं मुद्रा राक्षस से। ये जितना भी टेबल देख रहे हैं ओवरऑल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ये टेबल बनाई है। ठीक है, मुद्रा राक्षस, इसके रचनाकार विशाख दत्त हैं, और विशाख दत्त ने मौर्य काल के संबंध में जानकारी दी है। आपने जब इस लास्ट वाला वीडियो पढ़ा था, यानी कि पुरातात्विक स्रोत जब आपने देखे थे, तो आपने एक चीज गौर की होगी कि मैंने वहां पर जो है अभिलेख जब पढ़ाए थे तो अशोक संबंधी अभिलेख नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि जब मौर्य काल पढ़ेंगे तो अशोक संबंधी अभिलेख वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मुद्रा राक्षस जो है किसके संबंध में आपको जानकारी देता है? मुद्रा राक्षस आपको मौर्य काल के संबंध में जानकारी देता है। ठीक है, महाभाष्य जो कि टीका है अष्टाध्यायी का ही, इसके रचनाकार पतंजलि हैं, और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। ये किसके संबंध में जानकारी देगा? पुष्पमित्र शुंग के बारे में, क्योंकि मौर्य काल के बाद शुंग काल ही आता है। अंतिम शासक, मौर्य काल के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके पुष्पमित्र शुंग राजा बनता है, और ये पुष्पमित्र शुंग जो है ब्राह्मण वंश से संबंधित था। ठीक है, तो ये अष्टाध्यायी का ही एक टीका है महाभाष्य, जिसकी रचना की है पतंजलि ने। ठीक है, इसके आगे बढ़े और देखें कथा सत्ता सागर को। तो कथा सत्ता सागर के जो रचनाकार हैं वो सोमदेव हैं, और सोमदेव ने भी किसके संबंध में जानकारी दी है? तो मौर्य काल के संबंध में। आप अनेक ग्रंथों को मौर्य काल के संबंध में देखेंगे लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि मौर्य काल ही ऐसा समय था जब भारत एक तरह से यूनाइट हो गया, यानी कि एक केंद्रीय शासन प्रणाली आप देखते हैं। तो सबसे पहले जब केंद्रीय शासन प्रणाली की बात करेंगे प्राचीन भारत में, तो सबसे पहले मौर्य काल का ही विस्तृत वर्णन आपको मिलेगा। इसलिए यहाँ पे जो कई सारे ग्रंथ आप देखते हैं ये मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, आगे देखें तो हम देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, यानी ये अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने, और ये मौर्य काल से ही संबंधित है, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और इन्होंने ही इस राज्य व्यवस्था को शुरू किया था। ठीक है, फिर नीतिसार, नीतिसार जो कि कामंदक ने लिखा है, और ये गुप्तकालीन राजतंत्र के विषय में जानकारी देता है। ठीक है, जब मौर्य काल का अंत हो जाता है और केंद्रीय शासन प्रणाली धीरे धीरे बिखर जाती है, तो उसके बाद जो केंद्र में महत्वपूर्ण शासन प्रणाली आती है, यानी कि मौर्यों के बाद जो आप केंद्रीय व्यवस्था देखेंगे वो गुप्तकालीन व्यवस्था ही है, जिसमें कि सभी मतलब एक तरह से ये बहुत विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कई सारे राजा आए और उन्होंने लगातार क्रम में शासन किया है, और इनका शासन कई वर्षों तक चलता रहा। तो मौर्य काल के बाद जो अत्यंत महत्वपूर्ण शासक है वो गुप्त काल ही है। ठीक है, तो ये नीतिसार में किससे संबंधित जानकारी मिलती है आपको? गुप्तकालीन जानकारी, और ये किसने लिखा है? ये ग्रंथ कामंदक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद मलाविका अग्निमित्रम, ये कालिदास की रचना है, और ये जो अग्निमित्र यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये अग्निमित्र किससे संबंधित है? शुंग वंश से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद मृच्छकटिकम के बाद, मृच्छकटिकम किससे संबंधित है? शूद्रक इसके रचनाकार हैं,
और ये गुप्तकालीन समाज का वर्णन करता है। तो यहाँ से आप ग्रुप भी बना सकते हैं, गुप्त काल के अलग ग्रुप और मौर्य काल के अलग ग्रुप। ठीक है, जो जो रचनाएं मौर्य काल से संबंधित है उसको एक ग्रुप बनाकर याद कर लीजिए, और जो चीजें आपको गुप्त काल से संबंधित दिखाई दे रही हैं उनका एक अलग ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, रामचरित, यहाँ पे रामचरित मानस की बात नहीं हो रही है, ये याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजनल है। इसलिए रामचरित के रचनाकार संध्याकर नंदी हैं, और ये किससे संबंधित है, तो बंगाल के शासक रामपाल से संबंधित है, और बंगाल के शासक रामपाल की कथा इसमें दी गई है। ठीक है, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी जिसके रचनाकार कल्हड़ हैं, और कश्मीर के राजवंशों से संबंधित जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, तो इसी राजतरंगिणी से। ठीक है, अब पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किससे संबंधित है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवंश दाई है, और ये पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित एक ग्रंथ है, जिसमें उनके शासन प्रणाली के बारे में आपको जानकारी मिलती है। और यहीं से फिर आप जानते हैं कि भारत में मुसलमानों का यानी कि मॉडर्न एरा शुरू होता है, जिसको हम सल्तनत काल के रूप में पढ़ेंगे। और यहाँ से जब सल्तनत काल की शुरुआत करेंगे तो ये पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के बारे में वहाँ पर विस्तृत वर्णन आपको मिलेगा। तो अभी इतिहास के अध्ययन के क्रम में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी वो हमने देख ली हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।